स्वागत है आप सभी का ग्लोबल टाई के यूट्यूब चैनल पर। ये पार्ट 10 है। इससे पहले की जो भी क्लासेस हो चुके हैं वो ग्लोबल आईटीआई के यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी गई है उनकी। आप लोग जाकर वहां से आसानी से कोई भी क्लास देख सकते हैं, ठीक है। यदि पीडीएफ डाउनलोड करना है तो पीडीएफ के लिए हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि आप इस वेबसाइट को फॉलो करिए और वहां से जाके आप लोग पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। थोड़ा सा अपना रिस्पॉन्स भी हमें देते रहिए कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं। कमेंट सेक्शन में ये चीज़ थोड़ा मेंशन करते रहिए कि क्लासेस प्रॉपर अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है, और भी कुछ बेहतर करने की जरूरत पड़ेगी तो वो भी हम आपके लिए करेंगे, ठीक है जी। चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। वोल्ट मीटर वी का पाठ्यांक क्या है। ये जो वोल्ट मीटर आपके सामने दिया हुआ है इसका पाठ्यांक बताना है। वोल्ट मीटर कहाँ पे है, वोल्ट मीटर आपको दिख रहा होगा, ये है आपका वोल्ट मीटर, ठीक है। टोटल इसमें लगे तो हुए तीन चार वोल्ट मीटर। एक यहाँ पे लगा हुआ है, एक यहाँ पे लगा हुआ है और एक यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। ये VR1 है, VR2 है और VR3 है। एक आपका केवल V वाला वोल्ट मीटर ये है, ठीक है। इतना लंबा चौड़ा फिगर आपको देख के ही हैरानी हो जाएगी, सर इतना बड़ा फिगर दिया हुआ है कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। एक वोल्ट मीटर यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, यहाँ पे चार वोल्ट मीटर है। अब चारों का अलग अलग रेजिस्टेंस है, चारों में हम पहले इसके रेजिस्टेंस से करंट को कैलकुलेट करें, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें, फिर इक्विवेलेंट करंट टोटल करंट निकालें, फिर एक एक का मल्टीप्लाई करें। इतना सारा कुछ आपको करना ही नहीं है, बस एक कंसेप्ट याद रखिए। हमने आपको बताया, देखिए ये भाई आईटीआई है, ठीक है। इसमें आपके लेवल से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, बस क्वेश्चन में एक छोटा सा ट्विस्ट रहेगा, आप उस ट्विस्ट को पकड़ लीजिए, उस मोड़ को पकड़ लीजिए, बाकी आपका क्वेश्चन 2 सेकंड में बनेगा, ठीक है। देखो इसमें क्वेश्चन में क्या थोड़ा सा ट्विस्ट है, मैं वो चीज आपको समझाने का प्रयास करता हूं। ये आपको दिख गया, यहाँ पे एक एमीटर लगा हुआ है जिसकी सहायता से हम लोग क्या मेजर करेंगे, जिसकी सहायता से हम लोग करंट मेजर करेंगे, ठीक है जी। एमीटर हमेशा सीरीज में जुड़ता है, यहाँ पे सीरीज में जुड़ा हुआ है, ये बात नोट कर लेंगे। एमीटर हमेशा कैसे जुड़ता है, सीरीज में जुड़ता है। यहाँ पे एक पॉइंट नोट कर सकते हैं आप कि एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। और एक पॉइंट और नोट कर लीजिए यहाँ पे, ये तो बात सबको पता होगा लेकिन फिर भी मैं लिख दे रहा हूं कि एमीटर से क्या मेजर किया जाता है, एमीटर से धारा मापी जाती है। क्या मापी जाती है भाई, धारा मापी जाती है, ठीक है। वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है, वोल्ट मीटर से हम लोग वोल्टेज मेजर करते हैं। एक पॉइंट यहाँ पे नोट भी कर लो, वोल्ट मीटर से वोल्टेज मापा जाता है, मापा जाता है, एवं इसको परिपथ के साथ समांतर में जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ा जाता है मेरे भाई, समांतर में जोड़ा जाता है, ठीक है जी, जोड़ा जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी आपको। देखो जितने भी आपके वोल्ट मीटर लगे हुए हैं ये पैरेलल में जुड़े हुए हैं, ये आपका एमीटर था तो ये सीरीज में जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या था मैं ये आपको बताने वाला था। देखो सबसे पहली बात, जब लंबी चौड़ी सर्किट दी हो तो आप एक चीज का ध्यान रखना कि देखो कहीं पे शॉर्ट सर्किट या फिर ओपन सर्किट की बात हुई है क्या। सर्किट में शॉर्ट सर्किट यदि ओपन सर्किट हुए तब तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इजी हो गया, और वो तभी आप मानिए कि हमारे लेवल का क्वेश्चन है, नहीं तो फिर थोड़ा सा ये क्वेश्चन टफ हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे कहीं पे ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट की कंडीशन दिख रही है, इधर कहीं नहीं है, इधर कहीं नहीं है, इधर कहीं नहीं है, इधर कहीं नहीं है। यस सर यहाँ पे तो हमको दिख गया, ये क्या है, ये ओपन सर्किट है, ये दोनों आपस में नहीं जुड़े हुए हैं, ये दोनों आपस में नहीं जुड़े हैं, तो ये क्या है, ये है हमारा ओपन सर्किट। और यदि ओपन सर्किट है तो हमने आपको क्या बताया था कि कहीं पे भी यदि सर्किट में ओपन सर्किट दिख गया, टर्मिनल ओपन दिख गया, वहां पे जो भी हमारा सोर्स वोल्टेज है, सोर्स वोल्टेज का पूरा वोल्टेज उसी ओपन टर्मिनल पर चला जाएगा, वहां ओपन सर्किट के पास चला जाएगा। ये हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है ना। तो ये जो
वोल्टेज है 18 वोल्ट का। ये जो 18 वोल्ट का वोल्टेज है ये कहाँ चला आएगा, ये यहाँ पे चला आएगा। क्यों यहाँ पे आया सर, क्योंकि इस सर्किट से होके यहाँ से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। इस सर्किट से होके यहाँ पे कोई भी करंट नहीं फ्लो होगी, पूरी करंट आके यहीं पे खत्म हो जाएगी। इसलिए यहाँ का पूरा वोल्टेज यहाँ पे चला आएगा। ठीक है, अब कहेंगे कुछ लोग यहाँ पे कहेंगे कि सर ये बताइए इधर दो रेजिस्टेंस लगे हो तो इसका कोई मतलब नहीं है क्या। जी हाँ बिल्कुल होता। कब होता, जब ये सर्किट कंप्लीट होती, जब ये सर्किट कंप्लीट होती तब इस दोनों रेजिस्टेंस का मतलब होता, तब हम लोग अलग अलग वोल्टेज निकालते। लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ दिया ही नहीं है, ये सीधे सीधे यहाँ ओपन किया है, तो ये आपको सीधे सीधी इनपुट वाला वोल्टेज ही दिखा देगा। ये जो वोल्टमीटर है, इस वोल्टमीटर की रीडिंग कितनी हो जाएगी, 18 वोल्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये 18 वोल्ट आपका ऑप्शन डी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि भाई देखिए किसी भी चीज को एक बार थ्योरेटिकली पूरा क्रम वाइज पढ़ लीजिए। एक बार जब आप पूरा क्रम वाइज पढ़ लेते हैं तो इतने छोटे छोटे क्वेश्चन को आप आसानी से बना के आगे बढ़ जाते हैं। तो यदि आप क्रम वाइज पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए आप ग्लोबल आईटीआई का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। वहां से जाके आप एक बार कोर्स विजिट कर लीजिए। कोर्स में प्रॉपर आपको क्रम वाइज सारे क्लासेस, सारे चैप्टर्स एकदम बेहतरीन ढंग से कराए गए हैं। आप वहां एक बार कवर कर लेंगे तो ये सब क्वेश्चन बनाना आसान हो जाएगा। क्योंकि एक बार जब आप कोई भी चीज पढ़े रहते हैं ना तो उसका क्वेश्चन करने में आपको भी मजा आता है ना। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है, श्रेणी परिपथ का उपयोग क्या है। श्रेणी परिपथ में यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे जो हमारा आर इक्विवेलेंट होता है या फिर आर टोटल, मतलब हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस है, या फिर कहिए हाँ टोटल ही रेजिस्टेंस लिख लो। टोटल रेजिस्टेंस जो है, टोटल रेजिस्टेंस कितना होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं इसमें कि सर जो हमारा श्रेणी क्रम का प्रतिरोध होता है, यदि श्रेणी क्रम में कई सारे प्रतिरोध को जोड़ा गया है तो इसका मतलब यह है कि जो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा उस रेजिस्टेंस की वैल्यू इन सभी रेजिस्टेंस से सबसे अधिक होगा। इन सभी रेजिस्टेंसों से, इन सभी रेजिस्टेंस के मान से अधिक होगा। क्यों होगा, क्योंकि यदि मान लो कि इसका मान 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट का मान कितना आएगा, आर इक्विवेलेंट का मान 10 आ जाएगा, है ना। तो इन सभी से बड़ा ही आएगा आर इक्विवेलेंट का मान। तो हम लोग श्रेणी क्रम में जब भी रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं या जब भी रेजिस्टेंस लगाते हैं तो उसका मतलब ही होता है कि हम परिपथ का रेजिस्टेंस बढ़ाना चाहते हैं, परिपथ का रेजिस्टेंस बढ़ाना चाहते हैं। परिपथ का रेजिस्टेंस बढ़ाने से क्या फायदा होगा ये हम अभी आपको बताएंगे। अब पहले ऑप्शन देखते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, उसके हिसाब से इसका कंसेप्ट भी कंसीडर करेंगे। ठीक है, पहला है वोल्टमीटर कनेक्शन के लिए। ठीक, लाइटनिंग सर्किट इन होम, घरों में प्रकाशीय परिपथ के लिए। शंट रजिस्टर इन एमीटर, एमीटर में शंट प्रतिरोध के लिए। मल्टीप्लायर रजिस्टर ऑफ ए वोल्टमीटर, वोल्टमीटर के मल्टीप्लायर रजिस्टर के लिए। देखो यदि बात करता है ये ट्यूबलाइट की, ये जो घरों में प्रकाशीय व्यवस्था लिखा है ना, प्रकाशीय व्यवस्था में ये इसने कैटेगराइज नहीं किया है। यहाँ पे बात करता है केवल ट्यूबलाइट की, सॉरी ट्यूबलाइट की नहीं, जो यार मरकरी वाली लाइट होती है, मरकरी वाली जो लाइट होती है तो उसमें जो भी बल्ब होते हैं वो सारे के सारे सीरीज में जुड़े होते हैं, वो एक हो जाता है। लेकिन वहां पे सीरीज रेजिस्टेंस की बात नहीं हो रही है, बस सारे कनेक्शन जो होते हैं वो सीरीज में होते हैं, वो एक कंप्लीट था। ठीक है, लेकिन इसने प्रकाशीय व्यवस्था की बात की है तो ये बात गलत हो जाएगी। वोल्टमीटर और एमीटर ये दो आपके मीटर हैं जिससे हम लोग करंट और वोल्टेज मेजर करते हैं। एमीटर से करंट मेजर करते हैं और वोल्टमीटर से हम लोग वोल्टेज मेजर करते हैं। क्लियर बात इतनी। अब देखो जो हमारा वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर का यदि हम लोग रेजिस्टेंस बढ़ाना चाहते हैं, सॉरी रेजिस्टेंस नहीं, उसकी रेंज बढ़ाना चाहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूं, एक मान लो आपके पास वोल्ट मीटर, ठीक है, वोल्ट मीटर एक है, ये मैक्सिमम 100 वोल्ट को मेजर कर सकता है। कितने को, 100 वोल्ट को मेजर कर सकता है। मतलब इसके द्वारा केवल 100 वोल्ट ही मापा जा सकता है, ऐसा वोल्ट मीटर आपके पास है। क्लियर।
हमारे पास जो वोल्टेज है, मतलब जो जहां पे हमने वोल्ट मीटर ले गया है मेजर करने के लिए, वहां पे वोल्टेज की वैल्यू कितनी है? 200 वोल्ट। 200 वोल्ट है। तो आप क्या करोगे? अब वहां पे आप क्या करोगे? एक तरीका है कि आप इस वोल्टमीटर के सीरीज में, हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू को जोड़ दीजिए। क्या करें? हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू को जोड़ दीजिए, तो इसकी रेंज बढ़ जाएगी। ठीक है, तो एक पॉइंट यहाँ पे आपको समझ में आया कि वोल्टमीटर की यदि रेंज बढ़ानी होती है, रेंज बोले तो पारास, मतलब कि कोई वोल्टमीटर 100 वोल्ट मेजर करने वाला है, उससे हम चाहते हैं 200 वोल्टेज मेजर करना, तो उसका परास बढ़ा रहे हैं। उसका परास यदि हमें बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे? उसके सीरीज में एक हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट आप चाहे तो इधर नोट कर सकते हैं कहीं पे। हाँ, ये पॉइंट यहाँ पे नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि वोल्टमीटर का परास बढ़ाने के लिए, वोल्टमीटर का परास बढ़ाने के लिए इसके श्रेणी क्रम में एक हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं। हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस जोड़ दिया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसमें हमने आपको दिखाया कि कहां कैसे जोड़ रहे हैं हम लोग, श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं। आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है कि श्रेणी परिपथ का उपयोग क्या है, तो श्रेणी परिपथ का उपयोग भी यही है कि हम लोग वोल्टमीटर का मल्टीप्लायर बढ़ा देंगे श्रेणी क्रम में रेजिस्टेंस को ऐड करके। ऐसा आपको ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर। ठीक है, मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस ऑफ ए वोल्टमीटर, वोल्टमीटर का हम लोग क्या बढ़ा रहे हैं? यहां से रेंज बढ़ा रहे हैं। यह इस रेजिस्टेंस को मल्टीप्लायर की तरह यूज कर लेते हैं। भाई क्या कर रहा है? ये इसकी क्षमता एक तो बढ़ा रहा है। पहले ये केवल 100 वोल्ट को मेजर कर रहा था, अब इसका 2 गुना मेजर कर लेगा, 200 वोल्ट मेजर कर लेगा। मतलब क्या हुआ? मल्टीप्लायर हुआ, ऐड किया इसकी वैल्यू को। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो देखते हैं श्रेणी परिपथ में खुले हुए प्रतिरोध पर क्या प्रभाव है। श्रेणी परिपथ में खुले हुए प्रतिरोध पर क्या प्रभाव? देखो भाई, आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे कि सर इतना बताने की क्या जरूरत है, आप केवल आंसर बताओ ना, हम रट लेंगे। भाई मेरे रट लोगे वो बात मैं जानता हूं कि आप रट भी सकते हो, इतनी आपके पास क्षमता है। लेकिन भाई एक बार जब कंसेप्ट आपको दे दिया जाता है ना, जब एक बार आप कंसेप्चुअली किसी चीज को समझ लेते हो, तो वो जल्दी आपके दिमाग से नहीं निकलता। ठीक है, आप रटोगे, बिल्कुल सही है, रटोगे, लेकिन कुछ ही दिनों बाद ये चीज भूल भी जाओगे। ठीक है, लेकिन एक बार कंसेप्चुअली आप समझ गए बात को, तो कभी भी क्वेश्चन आएगा आपके सामने तो आप कर ले जाओगे। इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम लेके तब फिर क्वेश्चन को करता हूं। बाकी आप लोगों का यदि ऐसा ही मानना है कि नहीं सर आप केवल आंसर टिक कराते जाओ, तो मैं ऐसा भी कर दूंगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में ये चीज मेंशन कर दीजिएगा कि सर आप बहुत ज्यादा देर करते हो, मैं देर नहीं करके तुरंत ऑप्शन टिक करते हुए आगे बढ़ जाऊंगा। क्लियर? चलो, श्रेणी परिपथ में खुले हुए प्रतिरोध का क्या प्रभाव है? ठीक है, श्रेणी परिपथ की बात किया है इसने। श्रेणी परिपथ की बात किया तो मैं यहाँ पे एक श्रेणी परिपथ बना दिया। ठीक है, एक मैं यहाँ पे श्रेणी परिपथ बना दिया। ठीक है सर, तो श्रेणी परिपथ बन गया। इसमें क्या करंट इधर फ्लो होने लगी। ये हमारा एक R1 रेजिस्टेंस है, ये हमारा एक R2 रेजिस्टेंस है, और ये हमारा एक R3 रेजिस्टेंस। ठीक है, हमने इसको प्लस माइनस दर्शा दिया। क्लियर बात? अब बोला है कि ये यदि ओपन हो जाए, क्या बोला है कि श्रेणी परिपथ में खुले हुए प्रतिरोध पर क्या प्रभाव है। जैसे मान लो कि ये जो आपका सर्किट है, यहाँ पे ब्रेक है, यहाँ पे ये ब्रेक है। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको ब्रेक कर दिया, ये इतना ओपन हो गया, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो इसमें से अब यहां से होके कोई करंट आगे बढ़ पाएगी क्या? करंट आगे बढ़ पाएगी क्या? बिल्कुल नहीं बढ़ पाएगी, करंट हो जाएगी यहाँ पे जीरो। ठीक है, करंट तो जीरो हो गया। और क्या हो सकता है? यदि यहाँ पे वोल्टेज V है, तो हमने अभी आपको कुछ देर पहले ही बताया
कि कहीं पे भी यदि सर्किट में ओपन सर्किट हुआ, टर्मिनल ओपन हुआ, तो वहां पे जो इनपुट वोल्टेज होगा वो इनपुट वोल्टेज पूरा का पूरा चला आएगा कहां पे, जो हमारा ओपन टर्मिनल है वहां पे। यहाँ पे ओपन टर्मिनल बना सर्किट में, अब ये जो इनपुट वोल्टेज है ये इनपुट वोल्टेज कहां पे चलाएगा, इन्हीं दोनों के बीच में चलाएगा। तो देखो अब ऑप्शन अपना मिलाओ कि क्या करंट की वैल्यू 0 दिया है, करंट की वैल्यू यदि 0 ऑप्शन में नहीं दिया हुआ होगा तो ये दिया हुआ होगा कि इनपुट का पूरा वोल्टेज यहाँ पे आ गया, दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा ही। अब देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन में है। नो इफेक्ट इन ओपन सर्किट रेजिस्टेंस, इफेक्ट तो पड़ेगा भाई, ये गलत हो गया। फुल सर्किट करंट विल फ्लो इन ओपन रजिस्टर, ये बात गलत हो गई यार, करंट ही नहीं बहेगी, ये कह रहा है कि फुल करंट बहेगी, ये तो बिल्कुल गलत हो गया, सरासर गलत है। टोटल सप्लाई वोल्टेज विल अपीयर अक्रॉस द ओपन रजिस्टर, खुले प्रतिरोध के दोनों ओर कुल आपूर्ति वोल्टेज दिखेगा। यही तो हम आपको समझाना चाहते थे, यही बात मैं आपको बताना चाहता था कि ये जो इनपुट का वोल्टेज है, ये इनपुट का पूरा वोल्टेज कहाँ चला जाएगा, इन्हीं दोनों टर्मिनल्स के बीच में चला जाएगा। बात समझ में आ गई ना? अब आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी धीरे धीरे, जब आप कंसेप्चुअली समझते जाएंगे तो आपको धीरे धीरे चीजें समझ में भी आने लगेंगी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। R3 प्रतिरोध में प्रतिरोधक का मान बताइए। देखो ये वैल्यू आपको क्लियरली नहीं दिख रही होगी, मैं आपको ये वैल्यू दिखा देता हूं। ये है आपका 24 वोल्ट, सॉरी ये 24 वोल्ट है, ये है आपका 12 एम्पियर, ठीक है, ये है आपका 4 ओम, ये है 6 ओम, और ये है आपका R3। इसका मान आपको निकालना, इसका मान निकालना, ठीक। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास दो मेथड हैं, दोनों मेथड में से कोई भी एक मेथड आप अप्लाई कर लीजिए, आंसर निकल आएगा। सबसे जो रेसिडेंशियल मेथड है, मतलब जो कन्वेंशनल मेथड है, मैं वो आपको लिख दे रहा हूं। देखो कन्वेंशनल मेथड क्या है कि आप पहले इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करोगे, टोटल पूरे सर्किट का वोल्टेज कितना है 24 वोल्ट, ठीक है सर, और पूरे सर्किट का करंट कितना है 12 एम्पियर। तो R इक्वल टू V बाई आई, V बाई आई से देखो R इक्वल टू V बाई आई ये होता है। V की वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है आपको, V की वैल्यू दिख रहा है आपको 24 और I की वैल्यू आपको 12 दिख रहा है, ठीक है। तो मैं ये वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ 24 बटा में 12, तो R इक्वल टू कितना हो गया 2 ओम, ठीक है, R इक्वल टू हो गया आपका 2 ओम, ये हो गया। तो ये क्या निकला, ये इसका निकला R टोटल। अब आप जानते हो पैरेलल सर्किट के लिए R टोटल इक्वल टू कितना होता है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R3, ये वैल्यू होती है, ठीक है। तो बस ये वैल्यू पुट करते जाइए। R1 R2 की वैल्यू पता है आपको, R टोटल की वैल्यू आपने निकाल रखा है, तो R3 की वैल्यू आप निकाल लोगे आसानी से। देखिए 1/2 इक्वल टू ये हो गया आपका 1/3 प्लस सॉरी ये 1/3 नहीं है, ये है आपका 1/4, 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/R3, ठीक है। इसी का मान निकालना है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका आंसर कितना निकल के आ जाएगा 12 ओम, ठीक है, 12 ओम आपका आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये एक हो गया इसका कन्वेंशनल मेथड, ठीक। मैं इस मेथड से नहीं करूंगा, ये मेथड थोड़ा सा आपके लिए लेंदी हो सकता है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बेसिक इसका कंसेप्ट लगाऊंगा। कौन सा बेसिक कंसेप्ट है भाई, आपको मैं बता रखा हूं ऑलरेडी, इससे पहले भी मैं ये नोट डाउन भी करवाया हूं क्वेश्चन में। ये जो मैं बताता जा रहा हूं आपको वो नोट करना बेहद जरूरी है भाई, आप नोट जरूर करते जाइएगा। हमने आपको बताया था कि पैरेलल सर्किट में वोल्टेज हर जगह सेम होता है और सीरीज में हर जगह करंट सेम होती है। पूरे परिपथ में करंट एक ही रहती है श्रेणी परिपथ के लिए, और यदि बात करेंगे हम लोग पैरेलल सर्किट की तो वहां पे हमारा वोल्टेज इक्वल रहता है प्रत्येक ब्रांच में। यही कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तुरंत ये आंसर बन जाएगा। देखो कैसे बनाता हूं मैं इसको, देखो ये हुआ हमारा पहला ब्रांच, ये हुआ हमारा दूसरा ब्रांच और ये हुआ हमारा तीसरा ब्रांच, तीन ब्रांच हो गया। आपको दिख रहा है कि ये तीनों के तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तीनों के तीनों रेजिस्टेंस यदि पैरेलल में जुड़े हुए समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी 24 वोल्ट बनेगा। ये जो 24 वोल्ट है यही 24 वोल्ट यहाँ पे भी बनेगा, यही 24 वोल्ट यहाँ पे भी बनेगा और यही 24 वोल्ट यहाँ पे भी बनेगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है।
देखो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं आपसे कि भाई कंसेप्ट को याद रखिए, कंसेप्ट याद रखेंगे क्वेश्चन बनाना आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। कंसेप्ट याद रखेंगे, ये ज्यादा से ज्यादा बस केवल 4 से 5 सेकंड का क्वेश्चन था, देखते ही आप आंसर टिक करने वाले थे, लेकिन आपको तरीका नहीं पता था। तो आप जाएंगे इस मेथड पे जाके फिर इसको इस बड़े से इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तब जाके आप आंसर फाइंड आउट कर पाएंगे। और यदि आपको कंसेप्ट याद है तो देखिए मैं कैसे कर रहा हूं इसको, मुश्किल से 5 सेकंड के अंदर। हमने क्या किया, ये 24 वोल्ट 24 वोल्ट 24 वोल्ट कर दिया, ठीक है। 24 वोल्ट किया तो देखो ये कितनी करंट है, ये करंट है 12 एंपियर, 12 एंपियर है। इसमें कितनी करंट बहेगी, इसमें कितनी करंट बहेगी भाई, पहले से 4 है, हम जानते हैं कि V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू होता है I इंटू आर, V इक्वल टू होता है कितना, I इंटू आर। तो यदि हमें 24 वोल्ट बनाना है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू तो 4 है, रेजिस्टेंस की वैल्यू तो 4 है, I कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए, तो 6 चौका 24 बन जाएगा। तो यहाँ पे करंट कितनी भाई, 6 एंपियर की करंट इसमें बह गई। एकदम इसी कंसेप्ट पे फिर ये कितना है, ये है आपका 6 ओम, ये है आपका 6 ओम, ठीक है। तो यदि ये 6 ओम है तो इसमें करंट कितनी बहेगी, इसमें करंट बह जाएगी हमारी 4 एंपियर, ठीक है, इसी कंसेप्ट के द्वारा। तो 12 में से 6 एंपियर इसमें चली गई, 4 एंपियर इसमें चली गई, 6 एंपियर इसमें गई, 4 एंपियर इसमें गई, बची कितनी करंट, 2 एंपियर की करंट बची। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, V इक्वल टू क्या है, आई आर, V इक्वल टू कितना, आई आर। आपको वोल्टेज कितना बनाना है, 24, करंट कितनी आ रही है आपके पास, 2, रेजिस्टेंस आपको नहीं पता है तो यहां से रेजिस्टेंस निकल गया 24 बटा में 2, ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 12 ओम, ये आ गया आपका कितना भाई, 12 ओम। बात आपको समझ में आ गई होगी। ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा कि सर कई सारे कंसेप्ट आप इसमें लगा दिए, ये हमको नहीं समझ में आ रहा है, हमको यही समझ में आ रहा है। भाई अभी आप इस चीज को ही फॉलो करिए, ये ठीक है आपके लिए, ये आसान है, लेकिन ये पेपर में, कंपटीशन के पेपर में जब आप बैठेंगे तो वहां पे ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा टाइम टेकन होगा, ठीक है। ये अभी हो सकता है आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा हो, सर मैं जो बोल रहा हूँ आपको 5 सेकंड ये भी लग रहा होगा आपको कि सर 5 सेकंड कुछ ज्यादा ही आप कम बता दे रहे हो, इतना तो होगा ही नहीं। ये होगा, बिल्कुल होगा। कब होगा, जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाओगे, तब जाके ये चीज आप समझ पाओगे। जैसे ही आप देखोगे तुरंत आपके दिमाग में ये चीज आया कि हाँ यहाँ से 6 एंपियर गया, यहाँ 4 एंपियर गया, 2 एंपियर बचा, 2 को हम लोग 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तुरंत यहाँ पे 24 वोल्ट बना, तुरंत हमारा आंसर आया 12 ओम, बात खत्म, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन डी एकदम करेक्ट था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परिपथ का क्या प्रभाव होगा यदि AB को लघु परिपथित कर दिया जाए। देखो ये AB क्या किया हमने, AB को लघु परिपथित कर दिया, मतलब शॉर्ट सर्किट कर दिया। जैसे ही हम शॉर्ट सर्किट करते हैं वहां पे क्या होता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू हम तुरंत 0 हो जाती है, रेजिस्टेंस कितना हो जाता है हमारा, 0 हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा करंट है, करंट अब ये पूरे सर्किट से ना होके कहां से फ्लो होगी, केवल और केवल इसी ब्रांच से फ्लो होने लगती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस कम हो गया। और हम सबने एक स्टेटमेंट पढ़ा है कि करंट ऑलवेज फॉलो द इजीएस्ट पाथ, करंट ऑलवेज फॉलो द इजीएस्ट पाथ, मतलब करंट हमेशा उस पर्पज से बहना चाहती है जहां पे जिस सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो, जिस सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो उसी परिपथ में हमारी करंट हमेशा बहना चाहती है। ऑप्शन देखते हैं, सर्किट रेजिस्टेंस विल बी 0, सर्किट रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा, टोटल सर्किट रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा क्या, चलो पहले पूरा ऑप्शन पढ़ लेते हैं फिर क्लियर हो जाएगा। सभी शाखाओं में समान धारा बहेगी, ये बात तो बिल्कुल गलत है। सप्लाई वोल्टेज विल एग्जिस्ट इन ईच ब्रांच, नहीं। टोटल करंट इज इक्वल टू ईच ब्रांच सर्किट, कुल परिपथ धारा प्रत्येक धारा के समान होगी, ये बात बिल्कुल गलत हो गई, तो यही ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है कि टोटल करंट यहीं से फ्लो होगी, ये चीज आपको दिया ही नहीं हुआ है, नहीं दिया हुआ है तो कोई बात नहीं। जो पूरे रेजिस्टेंस, ये पूरे रेजिस्टेंस क्या हो जाएंगे, ये पूरे के पूरे रेजिस्टेंस में निगलेक्ट हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये पैरेलल में जुड़ा हुआ है। और जैसे ही एक रेजिस्टेंस 0 हुआ, जैसे ही एक रेजिस्टेंस 0 हुआ तो बाकी सारे रेजिस्टेंस का इफेक्ट भी 0 हो जाएगा, तो सर्किट का रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा, बात खत्म। यहाँ पे ए ऑप्शन एकदम सही था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यदि तापमान में वृद्धि के साथ उसका प्रतिरोध मान बढ़ता है तो प्रतिरोध का नाम क्या है, प्रतिरोध का नाम क्या है। देखो जो आपका वैरिस्टर है इसमें वोल्टेज बढ़ाने पर
वोल्टेज बढ़ाने पर रेजिस्टेंस का मान, सॉरी, वोल्टेज बढ़ाने पर रेजिस्टेंस का मान बढ़ता है, ठीक है, बढ़ता है, एवं घटाने पर रेजिस्टेंस का मान घटेगा, ठीक है। यदि रेजिस्टेंस का मान वोल्टेज का मान हम लोग घटा रहे हैं तो घटेगा रेजिस्टेंस का मान भी, और यदि वोल्टेज का मान बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस का मान भी बढ़ेगा, ठीक है। जो हमारा सेंसिस्टर होता है, सेंसिस्टर क्या होता है, यह टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। जब इसमें टेम्परेचर का मान बढ़ाते हैं हम लोग, टेम्परेचर यदि इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, रेजिस्टेंस भी हमारा रेजिस्टेंस का मान भी बढ़ता है, और यदि हम लोग टेम्परेचर घटाते हैं तो रेजिस्टेंस का मान भी घटता है। तो यही चीज हो गया हमारा सेंसिस्टर, यही आपसे ऑप्शन में पूछा भी, क्वेश्चन में पूछा भी हुआ है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला पूछा है। देखो हमने आपको इससे पहले वाली क्लास में बताया था कि पहले इस टर्म को समझिए कि क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को ही हम लोग कहते हैं आवेश। ये पहले आपको याद रखना जरूरी है कि क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है मेरे भाई, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ही होता है आवेश। आवेश किसको कहते हैं, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को। और आप लोग आवेश का फॉर्मूला पढ़े होंगे, Q इक्वल टू आई टी, या फिर एक और फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे Q इक्वल टू एन इंटू ई। ये दोनों फॉर्मूले आपने आवेश के पढ़े होंगे। इन दोनों का मात्रक क्या होता है, दोनों का मात्रक कूलाम ही होता है, ठीक है जी। तो ये आपने पढ़ा होगा ऑलरेडी। अब देख लीजिए आपसे पूछा, ये इसी का फॉर्मूला है, तो Q इक्वल टू आई टी आपको ये दिख रहा होगा, करेंट इंटू टाइम, धारा इंटू समय, ठीक है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन, चालकता की इकाई क्या है। चालकता की इकाई क्या है, कंडक्टेंस की इकाई आपसे पूछा है। तो कंडक्टेंस G इक्वल टू क्या होता है, 1/R होता है। तो R का आपको को पता होगा कि क्या होता है भाई, इसका मात्रक ओम होता है। तो कंडक्टेंस का क्या होगा, 1/OHM, यही बन जाता है हमारा महो। इसी को हम लोग क्या लिख देते हैं, महो। तो यहाँ पे महो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये प्रतिरोध का है, ये हमारा रेजिस्टिविटी का है, ठीक है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन, ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध में परिवर्तन को कौन सा परिभाषित करता है। तो इसमें हमारा परिभाषित करता है टेम्परेचर कोफिशिएंट। एक टर्म आपने पढ़ा होगा अल्फा। अल्फा अल्फा क्या है भाई, इसको हम लोग कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है। तो कई बार आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ लेता है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट को हम लोग किस अक्षर से दर्शाते हैं, किस ग्रीक अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, तो अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन डी में दिख रहा होगा टेम्परेचर कोफिशिएंट। देखते हैं अगला क्वेश्चन, बैटरी की ध्रुवता जांचने के लिए किस प्रकार का मीटर प्रयोग किया जाता है। बैटरी की ध्रुवता जांचने के लिए किस प्रकार के मीटर का प्रयोग किया जाता है। तो बैटरी की ध्रुवता मापने के लिए देखिए हमेशा हम लोग ऐसे ही इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे जो डीसी को मेजर करता हो। किसको मेजर करता हो, डीसी को मेजर करता हो। एसी मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट का हम लोग यूज इसमें नहीं करेंगे, क्योंकि जो बैटरी है, बैटरी से हमें डीसी सप्लाई मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, मूविंग आयरन एमीटर, मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर, मूविंग आयरन वोल्ट मीटर, और डायनेमोमीटर टाइप। देखो इसमें जो हमारा ये दिया हुआ है मूविंग आयरन टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो एसी एंड डीसी दोनों को मेजर करता है, तो इसलिए हम लोग इसका यूज नहीं करेंगे, ठीक है। जो हमारा मूविंग क्वाइल टाइप या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पीएमएमसी टाइप जो इंस्ट्रूमेंट होता है, ये केवल और केवल डीसी को मेजर करता है, एसी को मेजर नहीं करता है। तो इसलिए हम लोग बैटरी की यदि ध्रुवता चेक करनी है तो हम लोग पीएमएमसी टाइप के इंस्ट्रूमेंट का ही यूज करेंगे, मूविंग क्वाइल टाइप के इंस्ट्रूमेंट का ही यूज करेंगे। क्लियर इतनी बात। चलो अगला देखते हैं, श्रेणी परिपथ में प्रतिरोध R2 में वोल्टेज पात मान बताइए। देखो यहाँ पे R1 का मान दे रखा है आपको 100 ओम, ठीक है। R2 का मान आपको दे रखा है 200 ओम। ये R4 का मान आपको दे रखा है कितना, 400 ओम। और ये जो R3 है, R3 का मान कितना है, 300 ओम है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि इसमें थोड़ा आपको टोटल करंट निकालना पड़ेगा पहले।
तो देखो ये चारों रेजिस्टेंस कैसे है भाई, चारों रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हुए हैं ना, दिख रहा है आपको कि चारों के चारों सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे मैं पहले आर टोटल निकाल लेता हूँ। आर टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। ठीक है जी। तो यहाँ से आर टोटल कितना बनेगा हमारा, R1 की वैल्यू कितनी है भाई 100 है, R2 की वैल्यू 200 है, R3 की वैल्यू हमारा कितना है भाई 400 है, और R4 की वैल्यू कितना है 300 ओम है। चलो ठीक है, आर टोटल यहाँ पे कितना बना, ये आर टोटल हमारा बन गया 1000 ओम, ये बन गया हमारा आर टोटल। आर टोटल कितना बन गया भाई 1000 ओम बन गया। तो यहां से मैं करंट निकाल लूं, इस पूरे सर्किट का टोटल करंट हमें निकालना पड़ेगा कि पूरी सर्किट में कितना करंट बह रहा। तो करंट निकालने के लिए यहाँ पे लिखिए धारा इक्वल टू क्या हो जाएगा, धारा इक्वल टू हो जाएगा हमारा वोल्टेज, वोल्टेज डिवाइड बाई प्रतिरोध। कौन सा प्रतिरोध, इक्विवेलेंट प्रतिरोध, जो हमने ये प्रतिरोध निकाला इक्विवेलेंट प्रतिरोध। ठीक है, वोल्टेज कितना दे रखा है 50 वोल्ट, ये कितना है, ये है आपका 50 वोल्ट। ठीक है, ये है आपका 50 वोल्ट, तो हमने यहाँ पे 50 लिखा। प्रतिरोध का मान आया हमारा 1000, इसको इससे काटा, इसको इससे काटा, कितना आ गया, ये आ गया हमारा 1/20 एम्पियर। यार ये कहां से आ जाता है 1/20 एम्पियर। ठीक, 1/20 एम्पियर आ गया। यही करंट पूरे सर्किट में फ्लो होगी, यही करंट पूरे सर्किट में फ्लो होगी। ये 1/20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, 1/20 को हम लोग 0.5 एम्पियर लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो 0.5 एम्पियर की करंट है यही पूरे सर्किट में फ्लो होगी। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है कि R2 वोल्टेज में, R2 में जैसे ही आपको ये करंट मिली ना, जैसे ही आपको ये इक्विवेलेंट करंट मिली, अब आप किसी भी प्रतिरोध का वोल्टेज निकाल सकते हैं आसानी से कि किस प्रतिरोध पे कितना वोल्टेज बन रहा है। यदि बात करेगा यहाँ पे R1 पे, तो 100 मल्टीप्लाइड बाई 0.5, 100 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 50 वोल्ट। 50 वोल्ट यहाँ पे बना। ठीक है, यहाँ पे कितना बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा हमारा 200 मल्टीप्लाइड बाई 200 मल्टीप्लाइड बाई कितना भाई 2, सॉरी यार ये 50 वोल्ट नहीं है, 100 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 करेंगे ना, ये 0.5 नहीं होगा, ये 0.05 होगा, 0.05, 0.05 होगा। हमने गलत लिख दिया, 1/20 आया ना, 1/2 का मान 0.5 होता है ना, तो ये 0.05 होगा। ये थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग, 0.05 होगा। तो जब 100 का इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा यहाँ पे 5 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे कितना बनेगा, ये 200 मल्टीप्लाइड बाई 0.05 करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, यहाँ पे 10 वोल्ट बन जाएगा। ठीक है, 10 वोल्ट यहाँ पे बन गया। और यदि यहाँ पे हम लोग बनाएंगे तो 0.05 मल्टीप्लाइड बाई 400 करेंगे तो यहाँ से कितना बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 20 वोल्ट। 20 10 30 5 35, यहाँ पे बन जाएगा हमारा 15 वोल्ट। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यदि टोटल सर्किट का आप जोड़ दीजिए वोल्टेज कितना हुआ, तो ये मान भी कितना आना चाहिए, ये चारों को जोड़ के 50 आना चाहिए, क्योंकि हमें इनपुट पे कितना मिला है, इनपुट पे 50 वोल्ट ही मिला है। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि टोटल वोल्टेज का मान 50 वोल्ट बन भी रहा है। और यदि यहाँ पे वोल्टेज के मान पूछा है तो ये कितना बन रहा है, ये 10 वोल्ट बन रहा है। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हमने 10 वोल्ट आंसर क्यों टिक किया, क्योंकि यहाँ R2 रेजिस्टेंस का वोल्टेज पूछा है आपसे, आपसे R2 का ही वोल्टेज ड्रॉप पूछा है, R2 का हमने बता दिया। हमने पूरे सर्किट का आपको बता दिया है, आप चाहें जिसका मान निकाल लीजिए। कैसे निकाला जाता है ये हमने आपको एकदम विधिवत बता रखा है। आप इस क्वेश्चन को यदि फिर से समझना होगा तो एक बार वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लीजिएगा और आसानी से इसको समझिएगा धीरे धीरे। ठीक है, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है। देखो, जो जब भी हम लोग सर्किट में फ्यूज को ऐड करते हैं, फ्यूज को लगाते हैं, तो फ्यूज हमेशा सीरीज में ही लगाया जाता है, परिपथ के साथ सीरीज में ही लगाया जाता है। तो श्रेणी परिपथ का यूज हम लोग फ्यूज सर्किट में ही करते हैं। इसमें से जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं सभी ऑप्शन में केवल फ्यूज सर्किट ही ऐसा है जहां पे हम लोग सीरीज रेजिस्टेंस का यूज करते हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1 ओम से 100 किलो ओम तक का मापन हेतु कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। देखो, इसमें जो केल्विन डबल ब्रिज मेथड है ना, इसका उपयोग हम लोग निम्न प्रतिरोध को मेजर करने के लिए करते हैं। ठीक है, निम्न प्रतिरोध, निम्न प्रतिरोध बोले तो कितना, 0 से लेके 1 ओम, 0 से लेके 1 ओम तक का रेजिस्टेंस यदि मेजर करना हो तो हम लोग केल्विन डबल ब्रिज का यूज करते हैं। ठीक है, और यदि बात करें व्हीटस्टोन ब्रिज का तो इसका यूज हम लोग करते हैं 1 ओम से लेके 100 ओम तक के रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
विशिष्ट प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध किसको कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध हम लोग कहते हैं रो को, ठीक है, रो, या फिर इसी का एक अलग नाम क्या है? रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, ठीक है, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी भी इसी को कहते हैं। और इसका मात्रक क्या बन जाता है? इसका मात्रक बन जाता है ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर, यहाँ पे सी ऑप्शन में दिख रहा होगा, ओम इंटू मीटर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रतिरोध के प्रतिरोधक का क्या मान है। यहाँ पे आपके सामने प्रतिरोध दिया हुआ है, ये कितने बैंड का रेजिस्टेंस है? ये हमारा 4 बैंड का रेजिस्टेंस है। कितने बैंड का रेजिस्टेंस है भाई? 4 बैंड का रेजिस्टेंस है, ठीक है। और हमने आपको इसका ट्रिक बता रखा है, इसका ट्रिक आप जानते हैं, बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। जब भी कलर कोडिंग का क्वेश्चन आए तुरंत आप इस ट्रिक को लिख लीजिए, क्योंकि ये लिखने के बाद आपको मान लेने में गलती नहीं होगी। जो भी आपको वैल्यू लेनी होगी आप वैल्यू आसानी से ले लेंगे। देखो सबसे पहला कलर दिया हुआ है आपको ऑरेंज, तो ऑरेंज का मान कितना है? यहाँ पे ऑरेंज ये है ना, ऑरेंज का मान हमने 3 लिख लिया, ठीक है जी। दूसरा कितना दिया हुआ है? दूसरा भी ऑरेंज है क्या? दूसरा भी ऑरेंज ही है, कोई बात नहीं, यदि ऑरेंज है तो हमने फिर से 3 लिख लिया। तीसरा क्या है? तीसरा है रेड, तीसरा है रेड, तो हमने लिख दिया यहाँ पे। ये मल्टीप्लायर का मान होता है ना, जो तीसरा वाला जो पट्टी होता है वो मल्टीप्लायर का मान लिखता है, मल्टीप्लायर की वैल्यू को दिखाता है। मल्टीप्लायर का मान हम लोग कैसे लिखते हैं? 10 की घात में लिखते हैं। रेड की वैल्यू कितनी होती है भाई? रेड की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो ये इसको 10 की घात में लिख देंगे, तो 33 गुणे 10 की पावर 2। और ये सिल्वर है, ये सिल्वर है, तो सिल्वर का टॉलरेंस कितना होता है? +-10%, +-10%, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारा 3300 +-10%। 3300 +-10% कहाँ पे दिख रहा है? ये दिख रहा है हमें बी ऑप्शन में, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, सॉरी अगला क्वेश्चन नहीं, आज के लिए बस इतना ही, यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज का। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।